दोस्तों यूपी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं साइंस का क्वेश्चन लेके आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। लोग पूछते हैं दोस्तों कि साइंस का क्वेश्चन कहाँ कहाँ इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको कहाँ कहाँ बताऊँ। चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे जैसे टेट, सुपर टेट, लेखपाल, एसएससी, जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वहाँ ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। आपके परीक्षा में ये जरूर फंसेंगे ही फंसेंगे दोस्तों। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो दोस्तों एनिलिडा ग्रुप में जोंक और केचुआ ये जो है एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। और देखिए दोस्तों अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो जैसे तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये जो है ये अर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं दोस्तों। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो बताइए दोस्तों, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी ये जो है ये मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं दोस्तों। तो इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः जैसे तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, ये जो है इकाइनोड मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों। तो बताइए, हम जो भोजन करते हैं उसका प्रारंभ जैसे मुख से ही हो जाता है, क्योंकि हम जो भोजन करते हो ये चबा चबा के करते हैं, तो ये पाचन यहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो इसका आंसर मुख से होगा। जैसे मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होता है, तो दोस्तों ये मुख से ही प्रारंभ होता है। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त। सिराएं द्वारा दोस्तों कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो ये अशुद्ध रक्त सिराओं से होता है। और जबकि धमनी से शुद्ध रक्त प्राप्त होता है, प्रवाहित होता है, सॉरी दोस्तों। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो दोस्तों धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों एक ट्रिक है, जैसे WBC, W से वाटर, BC मतलब विटामिन BC, ये जो है ये जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है। तो दोस्तों सोडियम जो होता है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है दोस्तों। सोडियम का कार्य क्या है, तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है, तो दोस्तों यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। जैसे सेब खाने से क्या होता है, सेब खाने से जैसे पोटेशियम की मात्रा सेब में ज़्यादा पाई जाती है, जिससे यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों का संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है। तो दोस्तों ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके यह लैक्टिक अम्ल बनाता है दोस्तों, जिससे हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो दोस्तों ये इथाइल एल्कोहल बनाता है। ये क्या बनाता है दोस्तों, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, इथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या होती है, क्या बनता है, तो दोस्तों इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है, तो दोस्तों यह होता है नेफ्रीडिया के द्वारा। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है, तो ये नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। दोस्तों देखिए मूत्र का pH मान क्या है, तो दोस्तों बताइए इसका pH मान कितना होता है। दोस्तों इसका pH मान होता है 6। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि जल का pH मान कितना होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार के अंग हैं, तो दोस्तों ये अग्नाशय में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, ये अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को या तो आप पिट्यूटरी ग्रंथि भी कह सकते हैं या फिर इसे मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं दोस्तों। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये प्रत्यानयन कहते हैं इसे, प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो ये प्रत्यानयन बल कहलाता है दोस्तों। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, बताइए दोस्तों। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो ये कंपोस्ट है। जैसे
ये गोबर हो गया, ये हरी खाद हो गई, इसे ये जो है ये कंपोस्ट उर्वरक कहा जाता है। ये पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों ये हीलियम है। ये जो गुब्बारा जैसे बच्चे फुलाते हैं, जो इसमें गैस होती है, ये कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों ये हीलियम गैस होती है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है, जो ये कि बहुत वर्षों तक पर्यावरण में मिला रहता है, जिस पे अब सरकार ने इस पे रोक लगा दी है। डीडीटी का उपयोग अब नहीं किया जाता। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इससे यकृत प्रभावित होता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों इससे यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है दोस्तों? तो ये है हाइड्रोजन। क्या है दोस्तों? ये हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना दोस्तों सूती वस्त्र में होती है। किसमें होती है? सूती वस्त्र में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे पालक हो गया, ये हरी सब्जी में जैसे चौराई हो गई, इन सब में लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है हरी सब्जियों में। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? तो इसको दोस्तों इसका आंसर होगा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल के द्वारा गैसोलीन को उसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो दोस्तों तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है, जिससे कि त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि दोस्तों उन्हें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, इससे भी दोस्तों तुरंत ऊर्जा मिलती है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इससे पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। मानव जाति के लिए ओजोन परत जो है यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे दोस्तों ये अंटार्कटिका पर वहाँ पे ओजोन छिद्र में जैसे ओजोन परत में बहुत बड़ा छिद्र हो गया है, जिससे कि वहाँ की बर्फ़ अब पिघलने लगी है, जो कि मानव जाति के लिए बहुत हानिकारक है। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो दोस्तों यह है क्लोरोमाइसीटिन। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? यह है क्लोरोमाइसीटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये ज्योतिहीन क्षेत्र होता है। जो गैस की लौ जो होता है गैस की, उससे जो सबसे गर्म हिस्सा है उसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? बताइए दोस्तों। तो सोने का शुद्ध रूप जो होता है यह 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? तो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो दोस्तों सिनेबार जो है यह पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? यह पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों शरीर के ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। किससे होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। किसका होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 33 हड्डियां होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन है। क्या नाम है इसका? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन है। अच्छा दोस्तों आप ये कमेंट करके बताइए कि बीसीजी की जो इंजेक्शन लगता है ये किस रोग की रोकथाम के लिए लगता है? कमेंट करके दोस्तों बताइए। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो दोस्तों एथलीट फुट रोग नामक रोग यह कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होता है? यह कवक के द्वारा होता है दोस्तों। दमा नामक रोग किससे होता है? तो दोस्तों दमा जो है ये भी कवक के द्वारा होता है। एथलीट फुट और दमा ये दोनों किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है कवक के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? बताइए दोस्तों।
फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों फाइलेरिया नामक रोग जो है यह कृमि के कारण होता है। और दोस्तों बताइए फाइलेरिया रोग में होता क्या है? फाइलेरिया रोग में जो ये पैर होता है ये जैसे बहुत मोटा मोटा हो जाता है। फाइलेरिया रोग में जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है क्या है? वह माइटोकॉन्ड्रिया है। सूत्रकणिका को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम से। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो दोस्तों वट वृक्ष यह आवृतबीजी पादपों के अंतर्गत आता है। वट वृक्ष पादपों के अंतर्गत जो है आवृतबीजी पौधा जो है यह वट वृक्ष पादपों के वर्ग में आता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो दोस्तों देखिए ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। दोस्तों आप जब जंगल में कभी दूर से आप देखेंगे ना तो ये जो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो है यह पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं और दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि जंगल में आग लग गई है। इसलिए इस फूल को वन की ज्वाला कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों पेनिसिलिन जो है यह कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है दोस्तों? पेनिसिलिन कवक से। अच्छा दोस्तों आप बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो दोनों जीव हैं शैवाल एवं कवक। ये जो है ये लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य इन्हें माना जाता है और ये है शैवाल एवं कवक। दोस्तों ये लाइकेन जो है ये ध्वनि प्रदूषण के जैसे क्या हैं? सूचक हैं कहा जाता है लाइकेन को। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह शैवाल से प्राप्त होता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? दोस्तों बताइए लौंग किससे प्राप्त होती है? लौंग जो है यह पुष्पकली से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? यह पाच्छा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए इसका नाम है ग्लाइकोन वजनन। क्या नाम है इसका? ग्लाइकोन वजनन। आगे देखिए सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों ये कौन सा यौगिक है? यह है न्यूक्लिक अम्ल जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों बताइए भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये है उड़ीसा में। कहाँ है ये उड़ीसा में है दोस्तों। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी कटक है जहाँ पर केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो बताइए दोस्तों किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है मेल्विन कैल्विन। क्या नाम है दोस्तों उनका? मेल्विन कैल्विन। ये प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। अगर शरीर में लैक्टिक अम्ल ज़्यादा हो जाती है तो शरीर में जैसे थकावट जैसी महसूस होता है दोस्तों। अगला देखिए किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लसिकाणु जिसे लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों बताइए मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की प्रत्याशा कितना दिन है? तो 120 दिन है दोस्तों। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? दोस्तों देखिए इसका सही आंसर होगा फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के द्वारा ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा।
कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए दोस्तों। कृत्रिम गुर्दा जो है यह अपोहन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? अपोहन सिद्धांत पर। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है। किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ये आइरिस में पाया जाता है। आइरिस में आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है। यह कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये आइरिस में। जब आंखों में धूल चली जाती है दोस्तों तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? बताइए। जब आपकी आंखों में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाती है? तो उसे कहते हैं नेत्र श्लेष्मला। क्या कहते हैं? नेत्र श्लेष्मला। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। आप देखते होंगे दोस्तों जो ये पशुओं को इंजेक्शन लगाया जाता है दूध निकालने के लिए, तो वो कौन सा इंजेक्शन रहता है? उसमें भी ऑक्सीटोसिन रहता है। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो यह डिंबवाहिनी नली में होता है दोस्तों। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? बताइए दोस्तों। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रिफ्लेशिया। और किस पादप का पुष्प सबसे छोटा होता है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में करिए। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? उसकी वलयों को गिनकर। किससे? उसके वलयों को गिनकर वृक्ष की आयु का पता चलता है। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना, यह जल संवर्धन है। अगर जैसे बिना मिट्टी के पादप उगाना, जैसे जल में अगर पेड़ पौधा उगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसे कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो बताइए दोस्तों। बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है दोस्तों। महिला में X गुणसूत्र होता है और पिता में Y गुणसूत्र होता है और बच्चे का लिंग निर्धारण यह पिता के गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या कितनी होती है? 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? बताइए दोस्तों। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह, जैसे उनका मेन भोजन मक्का ही है, उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो दोस्तों उसमें विटामिन B1 की कमी होती है। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह बीजों से प्राप्त होता है। कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें जीवाणुओं द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है, जिससे उसमें बहुत तेज गंध आने लगती है। किस मछली में सल्क नहीं होता है? बताइए दोस्तों। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो उसका नाम है कैटफिश। कैटफिश में सल्क नहीं पाया जाता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? वाताशय के कारण। किसके कारण? वाताशय के कारण जो है मछलियाँ जल में नहीं डूबती हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है W.M. स्टेनले। क्या नाम है? W.M. स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध करके आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो है उसका नाम मटर का पौधा। उस मटर के पौधे का नाम क्या था दोस्तों? पैरासाइटाइवम। क्या नाम था? पैरासाइटाइवम नाम था। लिटमस किससे मिलता है? तो दोस्तों लिटमस लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है दोस्तों? लिटमस लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? स्रोत नहीं होगा दोस्तों यहाँ, पौधा। मलेरिया के उपचार की दवा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सिनकोना से। किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये सूखे लिटेक्स से प्राप्त होता है। किससे? सूखे लिटेक्स से प्राप्त होता है दोस्तों।
वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ओक के छाल से कमर्शियल काग प्राप्त होता है। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो दोस्तों उस बकरी का नाम क्या है जिससे पश्मीना बकरी कहा जाता है? उसका नस्ल क्या है? चंगथंगी नस्ल है। कौन सा नस्ल है? चंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बताइए दोस्तों, ये मवेशियों में बांझपन किसके कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। किसके कारण? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो दोस्तों बताइए वो किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग। किस बीमारी से? सिरोसिस बीमारी से मरते हैं। अधिक शराब पीने वाले लोग सिरोसिस बीमारी से मरते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो दोस्तों ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। किसका कार्य? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों मरुस्थल में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद कहा जाता है। जैसे ये नागफनी है, बबूल है, ये कहाँ पाया जाता है? ये मरुस्थल में पाया जाता है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? बताइए दोस्तों, ये परीक्षा में अक्सर ही पूछा जाता है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो दोस्तों वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस की मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों भैंस की मुख्य नस्लें मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना, ये भैंस की मुख्य नस्लें हैं दोस्तों टेट 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि भैंस की मुख्य नस्लें कौन सी है? तो वो थी, उसका आंसर वहाँ पे था भदवाड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। कहाँ? मथुरा, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में मखदूम में बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। कहाँ पे है? बीकानेर राजस्थान में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों दालचीनी वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। कहाँ से? वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को। फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टम नेचुरली किसकी पुस्तक है? दोस्तों ये कार्ल लिनियस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों।